Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में we will be covering all the questions GK GS and हिंदी के जो कि आज यानी कि आपके 25 फरवरी के SSC GD के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। सो गाइज अगर आप में से भी वो कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हुआ। And also, if I miss out on any question or anything, then do let us know in the comment section down below. इसके अलावा अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम आज की शिफ्ट में नहीं था फिर भी इस वीडियो को जरूर से देखना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल बिकॉज इस तरह के जीके जीएस क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी को कोई और एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो कहीं भी आप जाएंगे आपको जीके जीएस जरूर से पूछा जाएगा। सो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना बीच में कहीं स्किप मत करना। एंड यस अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में या कोई रिकमेंडेशन होता है वीडियो के लिए चैनल के लिए या कोई सजेशन है देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ठीक है एंड वी विल श्योरली टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है चैनल पे नए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से जाओ किस बात की देरी है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक पेनी भी कॉस्ट नहीं होगा ओके इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम us okay now let's quickly move into the video and look for the questions. So guys, first important question था कि how many lists are there in the Government of India Act 1935. So guys, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था उसमें a total of 3 लिस्ट ठीक है उसमें टोटल 3 लिस्ट यानी कि 3 सूचियां थी। अब बात करेंगे कौन कौन सी सूचियां थी तो लेट मी जस्ट टेल यू कि जो जो एक्ट था इट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स ठीक है सेंटर और यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया था बेसिकली 3 लिस्ट के द्वारा ठीक है। अब वो कौन कौन से लिस्ट है तो गाइज फेडरल लिस्ट आती है जो कि सेंटर के लिए है और उसमें 59 आइटम्स हैं। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट आती है जो प्रोविंसेस के लिए है जिसमें 54 आइटम्स हैं। और एट लास्ट आती है एक कॉन्करेंट लिस्ट जो कि दोनों के लिए ही मौजूद है फेडरल के लिए भी है प्रोविंशियल भी है ठीक है सेंटर के लिए भी है प्रोविंसेस के लिए भी है और उसमें अ टोटल ऑफ 36 आइटम्स आर देयर तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट्स 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द एस्टिमेशन कमिटी तो गाइज आज दो तरह की कमेटियां पेपर में पूछी गई थी और कुछ कैंडिडेट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे बिकॉज दे ऑब्वियसली डिड नॉट प्रिपेयर अबाउट इट लेकिन गाइज इसके बारे में भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्रिपेयर करना शुरू करना देना चाहिए आपको। ठीक है तो इफ यू टॉक अबाउट एस्टिमेशन कमेटी बेसिकली क्या थी सो एस्टिमेट कमेटी जो थी ना वो एक ऐसी कमेटी थी सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना उनकी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज द लोकसभा। For what? For the purpose of scrutinizing the functioning of government ministries and departments in terms of expenditures and utilization of funds. ठीक है जो गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है फंड्स का यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है उन सबको एस्टिमेट करने के लिए एक समिति लेकर आई गया था जिसका नाम था एस्टिमेशन कमिटी। ठीक है सो इट्स नथिंग बट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज और उनका फंड यूटिलाइजेशन देखने के लिए इसको लाया गया था ओके okay? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मोटो ऑफ अनुशीलन कमेटी अगेन एक और कमेटी के बारे में एक और समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुशीलन समिति क्या होती है। सो गाइस बिफोर टेलिंग यू द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी लेट मी जस्ट टेल यू व्हेन डिड इट कम इनटू प्लेस ठीक है इसका फॉर्मेशन कब हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ कहाँ हुआ किसके द्वारा हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिकॉज इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कि बेसिकली है क्या। सो गाइस अनुशीलन समिति की अगर अपन बात करें तो इसकी जो स्थापना थी ये 24 मार्च 1902 को हुई थी तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। बात करें कहाँ पर हुई थी तो कलकत्ता में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी तो कलकत्ता के जो बैरिस्टर प्रमथ नाथ मित्र हैं उनके द्वारा इस समिति की स्थापना की गई थी। अब बात करें इस समिति की जो मुख्य शाखाएं थी वो कौन कौन सी थी तो गाइस फर्स्ट तो कोलकाता में थी जिसका नाम था जुगांतर समूह और ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है सो दो जो मुख्य शाखाएं हैं कोलकाता में जुगांतर समूह ढाका की अनुशीलन समिति हो गई ठीक है। और इस समिति में अरविंद घोष
बरिंद्र कुमार घोष और रास बिहारी बोस कुछ ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने कार्य किया था। तो ये तो हो गया इस समिति के बारे में कि ये समिति कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा फॉर्मेशन में आई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये किस उद्देश्य के साथ आई, तो गाइस इस समिति का, इस अनुशीलन समिति का एक मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि जो ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन काल उस समय इंडिया पर चल रहा था, उसको खत्म करना इसका मेन उद्देश्य था। एंड ऑल्सो जो हमारा कंट्री है, जो हमारा नेशन है, जो हमारा देश है, उसको आजाद कराना था। सो बेसिकली एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम दीज ब्रिटिशर्स, ये इस अनुशीलन कमेटी का मुख्य ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशंट हिस्ट्री हो गया, वगैरह वगैरह, जो इस तरह से हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करा गया है, 3 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करा गया है। सो गाइज हु डिवाइडेड इट इनटू दीज 3 पीरियड, इट वाज जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने हिस्ट्री यानी कि जो ये जो इतिहास है, इसको 3 भाग में, आप कह सकते हैं 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड इन दिस वर्क ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। उन्होंने 3 पीरियड में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये जो पीरियडाइजेशन हुआ था, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया था लोगों के द्वारा, क्योंकि एक पीरियड था जब मुस्लिम राज कर रहे थे, एक पीरियड था जब हिंदू राज कर रहे हैं, एक पीरियड है जब ब्रिटिश राज कर रहे थे। सो उन तीनों ही पीरियड्स के बारे में जेम्स मिल ने डिस्क्राइब करा है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इज इन एनारोबिक respiration, bacteria release electrons through a process which is called what? So guys, उसमें जो process होता है वो आपका कहलाता है electron transfer. So electron transfer is the correct answer. Okay, next question, to celebrate International Women's Day, how many cities did India Ministry of Youth Affairs and Sports organize the Khelo India 10 का दम प्रोग्राम, जो कि मार्च 10 से लेके मार्च 31 तक हुआ। ये जो हुआ था गाइज, कम से कम 50 सिटीज में हुआ था। आपसे पूछा ही गया था कि कितनी इंडिया की कितनी उन सिटीज में हुआ था। 50 cities is the correct answer. And there will be close to 15,000 एथलीट्स कुछ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है। ठीक है। और जो कि अलग अलग 26 स्टेट में लोकेटेड है, फ्रॉम 10th to 31st मार्च अक्रॉस अ टोटल ऑफ 10 स्पोर्ट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रतियोगिता है वो कितने खेलों में आयोजित की जाएंगी। तो गाइज जो प्रतियोगिता होंगी वो 10 विभिन्न खेलों में आयोजित की जाएंगी, जैसे कि खो खो, वुशु, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन। ठीक है, ये तो स्पोर्ट्स की बात हो गई। इसके अलावा जो खिलाड़ी होंगे वो कम से कम 15,000 महिला खिलाड़ी होंगे, जो कि अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी। ठीक है। और जो प्रतियोगिता है वो 10 अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। Okay, next question. What is the total number of assembly members in the legislative council of any state in India? So guys, it is 40 members. ठीक है। Under Article 177 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंडर ये कहा गया है that the legislative council of a state, it shall not have more than 1/3 of the total strength of the state assembly and not less than 40 members should be there. ठीक है, तो a total of 40 members is the correct answer. Okay. Next question, who chaired the International Solar Alliance in Delhi in 2024? So guys, India को वो अध्यक्षता दी गई है और री इलेक्ट किया गया है एट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि शुरू करा गया है अगले 2 और सालों के लिए। ठीक है। फॉर टर्म की अगर अपन बात करें तो 2024 से लेके 2026 तक का जो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो प्रेसिडेंसी करेगा वो इंडिया करेगा। The office bearers for 2024-26 were elected at the 7th annual session of the International Solar Alliance Assembly, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, लास्ट ईयर 3 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक हुई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है।
ओके, अगर अपन बात करें इसके निदेशक की, सो गाइज महानिदेशक की अगर अपन बात करें तो भारत के जो आशीष खन्ना है, उनको 4 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि उनके जो 4 साल हैं वो कौन से हैं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2024, 25, 26, 27, 28। ठीक है, इसके लिए 2024 से लेके 2028 तक उनको कार्यकाल संभालना है। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उन्होंने 4 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन किया। जो उद्घाटन के लिए अगर आपको पूछा जाता है तो वो कोई और नहीं, प्रहलाद जोशी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज तुरा पहाड़ी लोकेटेड? सो गाइस, जो तुरा पहाड़ी है वो गैरो हिल्स में लोकेटेड है, गारो हिल्स बेसिकली, जो कि मेघालय में है। ओके, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? सो गाइस, डब्ल्यूटीओ, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसका जो मेन मुद्दा है, जो मेन फंक्शन है जिसके लिए उसको बनाया गया है, दैट इज नथिंग बट टू प्रमोट ट्रेड। ठीक है, अब हम बात करें मेन उसके फंक्शंस की, तो उसके मेन फंक्शंस में सबसे पहले आता है प्रमोटिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड, दूसरा रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, तीसरा मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, चौथा प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, पांचवा प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेक्स्ट है सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। उनका भी इंटरेस्ट जागे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और वो भी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। Okay, next question. What award was Padma Subramaniam honored with in 2024? So guys, 2024 में उनको जिस अवार्ड से नवाजा था, it was पद्म विभूषण. So पद्म विभूषण is the correct answer here. और जो फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल, बिंदेश्वर पाठक और भरतनाट्यम डांसर पद्म सुब्रमण्यम जो हैं। ठीक है, तो फाउंडर किसके हैं? सुलभ इंटरनेशनल, बिंदवेश्वर पाठक, एंड वो एक भरतनाट्यम डांसर भी हैं जिनका नाम है पद्म सुब्रमण्यम, जिनको पद्म विभूषण से साल 2024 में नवाजा गया था। ठीक है, और साल 2024 में ही जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अप्रूव करा था द कन्फर्मेंट ऑफ अ टोटल ऑफ 132 पद्मा अवार्ड्स, जिसमें 2 ड्यू केसेस भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम पद्मा सुब्रमण्यम के कुछ और अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो गाइस, अदर देन पद्म विभूषण, उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था 1983 में, उनको पद्म भूषण भी मिला है 2003 में, और उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है 1981 में। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Okay, next question. Which classical dance is related to Krishna devotion and Krishna Ras Leela? So guys, मणिपुरी नृत्य जो है, और स्पेशली जो कथक का जो ये डांस फॉर्म है ना, ये कृष्ण रास लीला से और कृष्ण भक्ति से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, उसका मिलन है वो। ठीक है, तो कथक इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करें कथक की, सो गाइस, कथक इज बेसिकली एन एंशिएंट इंडियन क्लासिकल डांस जो कि क्लोजली कनेक्टेड है बोथ थ्रियाटिकल भी और फोक स्टाइल से भी। ठीक है, ये माना जाता है कि ये जो ओरिजिनेट हुआ है ना कथक डांस फॉर्म, ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द रास लीला, जो कि कृष्ण करा करते थे। और अगर हम बात करें रास लीला की, तो रास लीला इज नथिंग बट अ डांस फॉर्म जो कि सेलिब्रेट करता है द डिवाइन लव बिटवीन Radha and Krishna. Okay, next question. Which party does Telangana Chief Minister Revanth Reddy belong to? तो guys, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC, जिससे कि रेवंत रेड्डी रिलेटेड हैं। और अनुमूला रेवंत रेड्डी, जिनका जन्म जो है वो 8 नवंबर 1969 को हुआ था, वो बेसिकली एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो
सर्व कर रहे हैं एज द सेकंड एंड द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। और कब से वो इस उपाधि पे आप कह सकते हैं इस पोजीशन पे हैं, तो सिंस 7 दिसंबर 2023 ही इज हैंडलिंग दिस पोजीशन ऑफ बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, और वो किस पार्टी के मेंबर हैं? सो ही बिलोंग्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही इज द करंट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कोडाई कोड कोडानंगल कोडंगल ऑल्सो। ठीक है। Okay, next question. Who is the former chief minister of Andhra Pradesh and which party is he associated with? तो guys इसमें आपको जो former chief minister जो कि ex chief minister हैं आंध्र प्रदेश के, उनके बारे में पूछा गया था और वो किस पार्टी से associated हैं। So guys जिस पार्टी से वो associated है उसका नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। ठीक है, YSR का अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। और अगर अपन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इट इज यूथ लेबर फार्मर्स कांग्रेस पार्टी। तो दोनों ही फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन आइदर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज कि ठीक है कि कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। सो इट इज YSR कांग्रेस पार्टी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं येदुगुरी संदिंती जगन मोहन रेड्डी की। ठीक है, हु वाज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो गाइज ये जो येदुगुरी संदिति जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म 21 दिसंबर 1972 को हुआ था और इनको मोनोमिसली जगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन नो हिम बाय दिस पर्टिकुलर नेम। और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं और करंटली वो सर्व कर रहे हैं एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि he is serving as a MLA also representing पुलियन डूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, next question. Which of the northeastern state of India had the highest literacy rate in 2011 census? So guys, according to census survey 2011 जो मिजोरम थी ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्टेट थी जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट रही थी। सो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिजोरम इज रैंक्ड थर्ड इन द ओवरऑल लिटरेसी रेट अमंग द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। और जो लिटरेसी रेट है मिजोरम की, वो एक अपवर्ड ही ट्रेंड उसने शो करा है ऑफ 91.33% 2011 की जो पॉपुलेशन सेंसस थी उसके हिसाब से। ठीक है, जिसमें अगर हम टोटल जो ये जो था 91.33 जो टोटल लिटरेसी रेट थी, अगर उसमें हम मेल लिटरेसी देखें तो इट स्टैंड्स एट 93.35% और अगर अपन फीमेल लिटरेसी देखें तो इट स्टैंड्स एट 89.27%। ठीक है, अब ये जो लिटरेसी रेट रही है मिजोरम की, इट इज हायर देन द नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट जो कि थी 74.04% इन टोटल। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। Okay, next question. Who was the mascot of the 2023 Asian Women's Hockey Championship? So it is Juhi. आपको ये याद रखना है। और श्री हेमंत सोरेन ऑनरेबल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, उन्होंने अनवील किया है मैस्कॉट फॉर द हॉकीज विमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 एट द प्रोजेक्ट भवन जो कि ध्रुवा, रांची और झारखंड में था। ठीक है, मैस्कॉट को जूही का नाम दिया गया है विच इज इंस्पायर्ड बाय द पॉपुलर एलिफेंट एट बेटला नेशनल पार्क। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि हमने बात करी जूही की जिसको शुभंकर का नाम दिया गया था, तो गाइज ये जो शुभंकर है जूही, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो प्रतिष्ठित हाथी है उससे इसकी इंस्पिरेशन ली गई है और ये झारखंड की जो समृद्ध वन्य जीव विरासत है उसका प्रतिनिधित्व करती है। जो मेजबान टीम है उसने 5 नवंबर 2023 को रांची में जो स्थित है मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, उसमें खेले गए अंतिम मुकाबले में जो जापान थी उसको 4-0 से हराया था। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है, इट इज इम्पोर्टेंट।
Okay, next question. What was the main objective of the ninth 5 year plan? So guys, as I always tell you, इस बार SSCGD में 5 year plans को target किया गया था. So it is very very important for you to learn all the all the 5 year plans. उससे रिलेटेड जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं, ग्रोथ रेट हैं, क्या टारगेट रेट रखी गई थी, क्या उन्होंने एक्चुअल में अचीव करी है, किस उद्देश्य के साथ उनको लाया गया था, क्यों कैंसिल करना पड़ा था बीच में, फिर कौन से रोलिंग प्लान्स आए थे, कौन से एनुअल प्लान्स आए थे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर अपन नाइन्थ 5 year प्लान की बात करें जो कि 1997 से 2002 तक चला था, उसका गाइस जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट वाज नथिंग बट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर. एंड 5 year प्लान्स जो होते हैं गाइस, वो बेसिकली कुछ नहीं बट एक गवर्नमेंट के प्लान होते हैं जो कि डिजाइन करे जाते हैं टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो कि फिर अल्टीमेटली कंट्री की जो ग्रोथ होगी उसमें लीड करेगी. ठीक है. सो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि नाइन्थ 5 year प्लान जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1997 से और चला था साल 2002 तक with the main objective of growth with social justice and equality. ठीक है. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस स्टेट ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट करा जाता है. सो गाइस द करेक्ट आंसर इज नागालैंड. और ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली एनकरेज करता है इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन एंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिवाइव द यूनिकनेस एंड रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज. सो उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, जो नागा हेरिटेज है उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म की और उस कल्चर की जो यूनिकनेस है उसको हमेशा तक के लिए रखने के लिए ये एक डांस फॉर्म के थ्रू सेलिब्रेट करा जाता है, विच इज अल्टीमेटली नोन एज हॉर्नबिल फेस्टिवल. ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हिंदी क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे. सो गाइज आपको एक मुहावरे का अर्थ बताना था. घास छीलना पूछा गया था. घास छीलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सो इट इज व्यर्थ समय खोना, यानी कि टाइम वेस्ट करना इसका मतलब है. और यस उसको हम बोलते हैं घास छीलना. नेक्स्ट आपको एक विलोम शब्द पूछा गया था, रूष्ट. सो गाइज रूष्ट का विलोम शब्द होता है शांत या प्रसन्न. तो रूष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा शांत या प्रसन्न. सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस एंड हिंदी क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 25 फरवरी के आपके एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे. इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, because this is the only platform where you're going to get all the informative videos on a daily basis. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू.